हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने आई थिंक 10th क्लास ऑलरेडी इसमें कवर करा चुकी हूँ, तो आप उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको सारा कवर कर सकते हैं। आज हमको सेक्शन 180 से हमारा स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि 179 तक मैंने अपने पिछले वाले क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुका है उसमें कि मतलब चेंजेस क्या क्या है हमारे नए लॉ में और क्या क्या न्यू जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें कीवर्ड के साथ मैंने आपको बताया है, तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको जाके एक बार पहले चेक कर लें, तो ये क्लास आपको आई थिंक ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगी, ज़्यादा समझ में आएगी। इसके अलावा तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS है क्या और ये कब आया। तो हमें पता है बहुत ज़्यादा, ये हमारे दिमाग में रट गया है कि हाँ 1 जुलाई 2024 को ये जो लॉ है हमारा, ये होल ऑफ द इंडिया में इफ़ेक्ट में आया, मतलब अब ये पूरे इंडिया में लागू हो गया है। किसको रिपील करके? CRPC यानी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था हमारा 1973 का, उसको ये रिपील करता है और उसके जगह पे अब हम BNSS अब हम मतलब लागू करते हैं हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो जैसा कि इसके मतलब नेचर में ही है कि ये जो लॉ है ये एक प्रोसीजरल लॉ है। इसमें जब कोई ऑफेंस घटता है यानी जब कोई कमीशन हो रहा है कोई ऑफेंस का, तो उसके लिए एक FIR, एक इन्फॉर्मेशन से लेकर जजमेंट तक की जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं कोर्ट में, पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट, मतलब जितने भी प्रोसीजर होते हैं, जितने भी प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें इस लॉ में देखने को मिलती है। इसके अलावा जजमेंट के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक रेफरेंस हो गया, रिवीजन हो गया, अपील हो गया। इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल चीज़ें जिसको हम मिसलेनियस भी कह सकते हैं, लाइक इरेगुलरिटीज़ हो गई, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, वो इधर उधर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और मेंटेनेंस हो गया। इसके अलावा जैसे न्यूसेंस हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल में BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता यानी जो IPC और इंडियन एविडेंस को एक्ट को रिपील करके जो भी न्यू लॉज लाए गए हैं, मैं उसको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो भी देखना है और समझना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो चेंज हुए हैं, जो नए ऐड हुए हैं, या उसको कैसे पढ़ना है, नए लॉज को कैसे याद करना है, तो वो चीज़ें आप मेरे चैनल में जाके ऑलरेडी देख सकते हैं। और इसके अलावा थैंक यू कि आपने मतलब टाइम दिया इस लेक्चर को, लेक्चर तो नहीं बोलेंगे इसको, एज अ फ्रेंड ही समझो, इसको सुनने के लिए और समझने के लिए। तो अब हम देर ना करते हुए अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने BNSS में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए हैं, और आज क्या मतलब ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है ये हमारा FIR का चैप्टर चल रहा है। अब FIR मतलब कि जो हम CRPC के सेक्शन 154 में पढ़ते थे, FIR की डेफिनेशन कोई नहीं दी हुई है हमारे लॉ में, बट अगर हमसे पूछा जाए कि FIR लॉन्च कहाँ की जाती है, किस सेक्शन के तहत की जाती है, तो CRPC में हम पहले 154 बोलते थे, और वही चीज़ अब हम हमारे BNSS में 173 बोलते हैं। तो 173 आई होप कि आप उसको जाके एक बार कवर कर लें। यानी चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारा बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो चैप्टर 13 है ये हमको पुलिस को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कॉग्निजेबल से केस से रिलेटेड, नॉन कॉग्निजेबल से केस से रिलेटेड, और उसके तहत जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, वो सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो हमने FIR हमारा कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन 179 तक हमने पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हमको स्टार्ट करना है सेक्शन 180 से लेके, जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। तो यहाँ पे जब एक सिनेरियो आप समझिए कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहले FIR लॉन्च होती है ना, अगर वो कॉग्निजेबल है तो। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल भी है तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान पहले पुलिस को ही अप्रोच करता है, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता है जब तक कि पुलिस उसको रिजेक्ट ना कर दे।
तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल केस लाइक मर्डर हुआ है और इन्फॉर्मेशन गई पुलिस ऑफिसर के सामने। अब भाई पुलिस ऑफिसर ये मैंडेटरी है कि वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करेगा अपनी डायरी में, जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, यानी FIR भी कहते हैं। अब उसने नोट किया, आपने हर चीज़ बता दी कि ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मतलब विक्टिम जो जिनकी डेथ हुई है अगर उनके रिलेटिव है तो ठीक है। अगर मान लो भाई अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और आप ही विक्टिम हैं, मतलब आप मरते मरते बचे हैं, ठीक है, तो आप अपने बिहाफ पे जाके बताएंगे कि फ़लाने इंसान ने मुझे ऐसे ऐसे मारने की कोशिश की। तो मान लो बताया, पुलिस ऑफिसर ने सारी चीज़ें नोट डाउन की, ठीक है, कि अच्छा अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर का जो पहला काम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि स्पॉट पे जाती है पुलिस ऑफिसर जहाँ पे वो वारदात की गई है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि कोई भी कांड अगर होता है तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उस स्पॉट पे जाती है कि कहाँ पे वो ऑफेंस कमिटेड हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे गई, उसके बाद वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जाती है कि हाँ भाई बताओ कैसे जानते हो, कैसे मतलब क्या क्या चलता था आज, मान लो आज इनका मर्डर हुआ है तो आज के पहले क्या रिसेंटली यहाँ पे कुछ चिल्लाने उल्लाने की आवाज़ आई है या मारपीट की आवाज़ आई है। तो ये सारी चीज़ें पूछताछ में की जाती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो गया है FIR के जस्ट बाद, ठीक है, कॉग्निजेबल। तो जो हमारा 180 का जो सेक्शन है वो कब काम करता है, जब विटनेसेस, जो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ ये विटनेस उस वारदात का एक आई विटनेस हो सकता है, या फिर मान लो मतलब एक चश्मदीद गवाह हो सकता है कि जो जानता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो पुलिस ऑफिसर क्या करती है कि उनको पुलिस स्टेशन में एक समन देती है या बुलाती है कि भाई आपने जो जो भी कमीशन देखा वहाँ पे आप पुलिस स्टेशन आइए और उसका एक एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपने जो जो भी देखा आप पुलिस ऑफिसर को वो चीज़ बताएंगे। तो यही चीज़ें हमारा सेक्शन 180 में आता है, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं जो एज एन विटनेस जाते हैं उनका पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। अब ये चीज़ें मे एग्जामिन ओरली, अब ओरली ही होगा ना, पुलिस ऑफिसर तो आपसे ओरली ही पूछेगा कि भाई बताओ क्या क्या हुआ था, उसके बाद वो अपना रिटर्न करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं राइटिंग में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 180 का एग्जामिनेशन। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि कोई भी कन्फेशन हो गया, कोई भी स्टेटमेंट हो गया जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर दी जाती है तो वो एज एन एविडेंस हम ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन लॉ है, हम सबको पता है, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में अच्छे से इस चीज़ को समझा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कर रहा है या कोई भी विटनेस जाके कुछ भी बोल रहा है तो वो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं बट एडमिसिबल नहीं होती हैं हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना, ट्रायल के टाइम। तो भाई 180 का भी वही सीन है कि जो भी स्टेटमेंट इसमें लिया जा रहा है वो क्या कहते हैं उससे, मतलब ये एज एन एविडेंस यूज़ नहीं की जा सकती हैं, बट इसको कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ किया जा सकता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 180, इसमें यही चीज़ था इम्पॉर्टेंट, इसमें मतलब क्या ही इम्पॉर्टेंट था, सभी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया जुड़ा हो, हर चीज़ वही पुरानी है कि पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस सबसे पहले तो सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली, मतलब जो विटनेस बुलाया गया है वो बाउंड होगा कि उससे जो जो भी पुलिस ऑफिसर पूछ रही है वो सब कुछ सही सही बताए। ऐसा नहीं है कि वो जाके वहाँ पे मनगढ़ंत कहानी बताए, क्योंकि ये बाद में उसी के ऊपर पल्ले पड़ सकती है, ठीक है। तो 3 में है कि जो भी वो बताएगा उसको रिड्यूस इन राइटिंग किया जाएगा एंड मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, मतलब जितने भी विटनेसेस आएंगे, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि एक ही विटनेस वहाँ पे मिलेगा पुलिस ऑफिसर को, कई सारे विटनेस मिल सकते हैं। तो जितने भी विटनेस आएंगे उन सब का जो भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट किया जाएगा वो सेपरेट होगा और अलग अलग उन सब की रिकॉर्डिंग रखी जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का बताया गया है कि जो उनके स्टेटमेंट होंगे वो एक तरफ से मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को ये सही लगेगा। अब यहाँ पे प्रोवाइजो में बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट होम, अब यहाँ पे 64, 65 ये सब हम BNS पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि जितने भी सेक्शन है ये एक रेप के कंडीशन का वो सेक्शन है, ठीक है, मतलब जो भी महिलाएं जो रेप विक्टिम होती हैं उनका स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा वो यहाँ पे प्रोवाइजो बता रहा है। तो इस जो भी वुमेन्स होंगी जो कि रेप विक्टिम होंगी या सेक्सुअल हरासमेंट से विक्टिम होंगी, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर
के द्वारा ही वो रिकॉर्ड किया जाए। ये तो नॉर्मल है ना भाई। फीमेल के साथ कुछ भी होता है तो वो जो भी उनकी रिकॉर्डिंग होती है या अगर उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें वुमेन ऑफिसर ही करते हैं। ओके, तो तो ये 176 है जो भी मैंने 176 में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसी का ये समरी है। तो आई होप कि आपको दिख रहा हो, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसी चिट में शॉर्ट फॉर्म में याद करने में आसानी होती है। तो ये हो गया हमारा 180। 181 ये चीज़ें पहले बता दें कि ये चीज़ें हमारी प्री के पर्पस से उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम पूछा था। लाइक 161 का जो एग्जामिनेशन होता है, ये एविडेंस के रूप में यूज़ होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। अब 161 सीआरपीसी का था, लेकिन 180 हमारा बीएनएस का है, तो आप सेक्शन भी याद करते हुए चलिएगा। अब 181 यहाँ बात कर रहा है कि स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज़ देयर ऑफ। तो अभी जो हमने 180 में जो भी हमने स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया है विटनेस का, पुलिस के द्वारा जो रिकॉर्ड किया गया है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नो स्टेटमेंट मेड बाई एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन nor shall be any statement or any record thereof, whether in the police diary or otherwise, or any part be used any purpose at any inquiry and trial। तो वही चीज़ कि ये एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं, ये बस ट्रायल में आगे चल के आप जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन होता है या जो डिफेंस होता है, इस चीज़ को वो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ कर सकता है कि मान लो विटनेस बुलाया और उनका कुछ उल्टा सीधा निकल गया, कुछ गलत बोल दिए विटनेस ने, तो हाँ भाई आपने तो जब आपको पुलिस ऑफिसर बुलाए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो आपने तो ये बोला था, पुलिस डायरी में तो ये लिखा है, लेकिन अभी आप ये बोल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। मतलब आपने पहले कुछ और बोला और अब आप कुछ और बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आर्ग्यूमेंट में काम आती है, ना कि एविडेंस। ऐसा नहीं है कि विटनेस जब बोल दिया पुलिस ऑफिसर के सामने तो वो चीज़ें पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 181 वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने दी जाती हैं वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए काम आती हैं, यूज़ फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको 148 हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बात करता है उस चीज़ में काम आती हैं। और वो भी कब? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, यानी अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, तब जाके आप उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, और ये एज ए विटनेस काम नहीं आता है। तो ये चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि जो पुलिस के द्वारा जो एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का, क्या वो एविडेंस में काम आता है? तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा नहीं, हाँ, मे बी करके, तो आप सीधा सीधा वहाँ लगा देंगे कि नहीं, ये एविडेंस के रूप में काम नहीं किया जा सकता है, बट इसे कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। 181 ये हो गया। 182 बात करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। तो इंड्यूसमेंट का मतलब वही है कि नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise in mention under 22 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो भी विटनेस का यहाँ पे किया जा रहा है, एग्जामिनेशन किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर उनको किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट नहीं देगी, थ्रेट नहीं देगी, प्रॉमिस नहीं करेगी उससे कि आप मतलब ऐसा बोलो तो आपको हम ऐसा करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी सेक्शन 182 में बताया जा रहा है। अब आते हैं 183 बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो ये हमारा सेक्शन पहले 164 हुआ करता था, जिसको 164 का कन्फेशन भी हम करते हैं, 164 का बयान भी हम कहते हैं। तो अब ये हमारा 183 आ गया है। तो 183 का जो कन्फेशन होता है वो एज ऑलवेज हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, इंडेक्स के रूप में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाता है, और यहाँ तक का हमको इंटरव्यू और हमारे पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होता है अगर हम आगे चल के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गया हमारा 183। अब इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है, जल्दी। फिर सेक्शन 183 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो कन्फेशन यहाँ हमेशा कन्फेशन एक्यूज के द्वारा दिया जाता है, और जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा विटनेस और विक्टिम के द्वारा दिया जाता है। ठीक, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे पहले EM और JMFC, यानी पहले यहाँ पे
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दिया होता था हमारे सीआरपीसी में, तो उस वर्ड को रिपील करके, उस वर्ड को हटा कर यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अब डिस्ट्रिक्ट के कोई भी मजिस्ट्रेट होंगे वो यहाँ पे कर दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में देखो भाई, डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आते हैं, है ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो वही चीज़ें यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अब ये पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन अगर उनको मिलती है तो वेदर और नॉट ही हैज जुरिडिक्शन, मतलब यहाँ पे जुरिडिक्शन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम, मतलब जो मजिस्ट्रेट होंगे वो कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो कि उनके सामने कोई भी एक्यूज्ड या कोई भी विटनेस या कोई भी विक्टिम जो कि उनको दे रहा है, अपनी स्टेटमेंट हो गया, अपना कन्फेशन हो गया, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो पहला चीज़ जो ये 164 यानी 183 का जो कन्फेशन होता है ये कब होता है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल में नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती है। तो ये जो इसमें कन्फेशन दिया जा रहा है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो उस ज्यूरिडिक्शन के हो चाहे ना हो। अब ये जो कन्फेशन इसमें दिया जा रहा है, अगर ये भाई देखो अभी तक एक पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन दिया जा रहा था तो वो एज एन एविडेंस यूज़ नहीं हो रहा था, रेलिवेंट था, एडमिसिबल में नहीं था। लेकिन अब इसमें एक मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन दिया जा रहा है तो भाई मजिस्ट्रेट अथॉरिटी है ना, उनका तो काम ही है कि सज़ा देना, जजमेंट देना या मतलब जुडिशियल वर्क करना है, इस टाइप का। तो अगर उनके सामने कोई किसी भी चीज़ का कन्फेशन दिया जा रहा है या स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो जो कन्फेशन होगा वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो जो स्टेटमेंट कन्फेशन होगा वो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, मतलब उनके जो एडवोकेट होंगे उनके प्रेजेंट में किया जाएगा। प्रोवाइजो फर्दर, यानी जो इनका सेकंड प्रोवाइजो दिया गया है वो बोला गया है कि नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड। तो यहाँ पे जो कन्फेशन बोला गया है वो सीधा सीधा मना किया गया है कि 183 का जो कन्फेशन है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि ये एक वॉलंटरी रिकॉर्डिंग होगी, मतलब जो रिकॉर्ड कन्फेशन अगर एक्यूज्ड दे रहा है या स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया जा रहा है तो इसके पहले जो मजिस्ट्रेट होंगे वो ये वार्निंग देंगे या एक तरफ से आगाह करेंगे कि आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं या ये आगे चल के आपके ही खिलाफ जा सकता है। तो अगर आप फिर भी इंश्योर हैं, फिर भी आप देना चाहते हैं अपना कन्फेशन, तब दीजिए। तो ये एक तरह की वार्निंग होती है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर्सन को दी जाती है जो कि कन्फेशन करने चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा 183, इसमें ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। एनी स्टेटमेंट अदर देन नॉर कन्फेशन, हाँ ठीक है, ये भी मतलब सेम जैसे हम पढ़े थे उसमें हमारे CRPC में वैसा ही है। अब यहाँ पे रेप के कंडीशन में बात आती है, तो यहाँ पे जो भी वही चीज़ें सेम बताई गई हैं कि मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट होम ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, ऑफेंस बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द पुलिस, मतलब बाय विक्टिम उनको नोटिस वोटिस दी जाएगी। यहाँ पे प्रोवाइजो नया जोड़ा गया है, ये क्या है कि सच स्टेटमेंट शैल recorded by a woman magistrate and in her absence by a male magistrate in presence of a woman। तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले नहीं थी कि मेल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे कर सकते हैं स्टेटमेंट। तो अगर रेप के केस में सबसे पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो स्टेटमेंट होगा वो एक वुमेन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाए। बट अगर वहाँ पे कोई भी वुमेन मजिस्ट्रेट एट द टाइम प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी मेल मजिस्ट्रेट के द्वारा वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिया जा सकता है, बट ये इंश्योर किया जाएगा कि उसमें वुमेन भी क्या रहे, प्रेजेंट रहे। ये एक चिट है जो कि हमारा 183 का पूरा शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए काम आए। तो अब ये हो गया हमारा
एक न्यू प्रोविजो और जोड़ा गया है। इसमें क्या बताया गया है कि केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ डेथ, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाई द पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई ऑफेंस जो कि पनिशेबल है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा या उम्र कैद की सज़ा है या डेथ की सज़ा है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेंगे ब्रॉट बिफोर ही बाय द पुलिस ऑफिसर, मतलब उनको पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके सामने लाया जाएगा, एक तरफ से उनको ब्रॉट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइजो वही सेम चीज़ है कि जो परमानेंटली फिजिकली डिसेबल पर्सन होता है, मतलब उनका जो उनका जो कन्फेशन नहीं, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो बाय द मजिस्ट्रेट होता है। और यहाँ पे न्यूली ऐड हुआ है कि मोबाइल फ़ोन, मतलब उनका रिकॉर्डिंग बढ़िया जो वो बोल रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट है फुल वहाँ पे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये हम प्रोवाइजो नंबर 3 में जानते हैं, प्रोवाइजो नंबर 4 में जानते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ पे भी वही मेंटल एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 में यहाँ पे बात कर रहा है कि द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट इन दिस शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम इन द केस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो वही चीज़ कि जो भी कन्फेशन यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो अपने जो रिकॉर्डिंग होगा वो किसको भेजेंगे, उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जो कि आगे चल के इंक्वायरी करने वाला है या तो उस केस का ट्रायल करने वाला है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 183 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई सजेस्ट यू कि आप ये जो चिट मैंने आपको दिखाई है, आई होप कि आपको दिख रही हो साफ साफ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मतलब काम करेगा अच्छा खासा। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 184 जो बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। तो अब यहाँ पे इसको हम पहले सेक्शन 164A में पढ़ते थे, अब इसको 184 में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो रेप की जो विक्टिम्स होती हैं उनका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो इंश्योर किया जाएगा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एक वुमेन है उनके द्वारा वो एग्जामिनेशन किया जाए। और दूसरा कि जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है रेप ऑफेंस की, जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी पुलिस ऑफिसर को, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें डिले नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कंसेंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर मतलब जो रिपोर्ट है, जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर उसमें महिला की कंसेंट है तभी मतलब आगे चल के मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे कंसेंट ऑफ द वुमेन इज मैंडेटरी। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डे दिया गया है 7 कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो वो रिपोर्ट बनाएंगे आफ्टर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, वो ये इंश्योर करेंगे कि विद इन 7 days यानी 7 दिन के अंदर उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट अपनी भेजनी है। यानी यहाँ पे 7 दिन का एक बैरियर लगा दिया गया है कि भाई आप जो भी एग्जामिनेशन करोगे आप 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये चीज़ें भेजोगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखा है ना कि पुलिस ऑफिसर, ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो जो भी रिपोर्ट होगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया जाएगा। अब यहाँ पे 7 क्या बोल रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। तो वही चीज़ कि कंसेंट इज रिक्वायर्ड, यानी जब वुमेन चाहेंगी कि हाँ उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 185 जो बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। इसको हम पहले 165 में बोलते थे। तो ये एक सर्च वारंट के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा सस्पेक्ट होता है कि कोई चोर है या कोई डकैत है या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है जो कि हाँ इस स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर है, इस स्पेसिफिक गेट यानी रूम के अंदर है, अगर ऐसा कुछ सस्पेक्ट होता है पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर के पास ऐसा पावर, मतलब उनको एज अ पावर दिया गया है कि हाँ वो सर्च कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हमारा 185 में है। इतने बड़े पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे प्रोवाइजो जुड़ा हुआ है कि सर्च कंडक्टेड अंदर शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू मोबाइल फ़ोन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो मोबाइल फ़ोन वाला जितना भी आपको मिलता है, मोबाइल फ़ोन इम्पॉर्टेंट हो गया है। मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्च किया जा रहा है, जो भी उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर चीज़ अब पुलिस ऑफिसर मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करेगी। यानी मोबाइल फ़ोन अब काफ़ी बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है हमारे इन्वेस्टिगेशन में। तो ये हो गया 185। इसके अलावा इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई वुमेन है तो ये इंश्योर किया जाएगा कि वुमेन से पहले परमिशन वगैरह ले लिया जाए। ऐसा नहीं है कि घर में महिलाएं हैं और पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती घुस के वहाँ का सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू क्या है इम्पॉर्टेंट है कि कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड शैल फोर्थ विथ बट नॉट लेटर 48 आवर्स बी सेंट टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो भी कॉपीज होंगी रिकॉर्ड की वो 48 आवर्स मतलब कि 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को यहाँ पे भेजना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि 48 आवर्स। अब आते हैं 186 जो बात करता है व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। यानी व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू सर्च वारंट, यानी पुलिस ऑफिसर जो होंगे या तो खुद जाएंगे सर्च वारंट लेके, या तो वो अपने जो उनके सब ऑर्डिनेट होंगे उनको एक तरफ से इशू कर देंगे कि भाई आप जाओ यहाँ पे सर्च करो। तो ये चीज़ें 186 में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी सीआरपीसी पढ़े हो तो उससे काम चल जाएगा। अब आते हैं 187 जो हम 167 पहले हमारा होता था सीआरपीसी का, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में भी जानते थे, डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से भी जानते थे। तो वो चीज़ें अब आ गई हैं 187 में, जो कि भाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज भी हुई हैं और बहुत बड़ा ये प्रोविज़न है। तो फटाफट से इसको हम जो चेंजेस हुए हैं, आई होप कि आपने सीआरपीसी पढ़ा हो, और अगर नहीं भी पढ़े हो तो उसी से मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है, हम उससे कंपैरिजन करके फटाफट इसको पढ़ते हैं। तो 161 तब की बात करता है कि प्रोसीजर 1 इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स। मतलब एक जनरल रूल है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन हम जानते हैं हमारी इंडियन पुलिस, ठीक, 24 घंटे के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। तो अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है तो अब उसके बाद आगे क्या किया जाए वो हमारा 187 बताता है। और ये हम 167 हमारा पहले सीआरपीसी का था, तो ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और आज भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहे हैं। तो वेन एवर एनी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी, यानी जब कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है, डिटेन होता है इन द कस्टडी, एंड जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके खिलाफ वो विदिन मतलब 24 घंटे में अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर होंगे या जो ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होंगे वो इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब अगर वो सब इंस्पेक्टर के बिलो के रैंक नहीं होगी, यानी उनकी अपर रैंक होगी एक तरफ से, शैल फोर्थ विथ ट्रांसफर टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ एंट्रीज इन अ डायरी एंड फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। यानी 24 घंटे अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुई तो वो जो पुलिस डायरी में उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जितना भी उनके पास उस समय अवेलेबल है, वो चीज़ें मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। और साथ ही साथ जो एक्यूज्ड जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है उसको भी उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा बिना डिले हुए। यानी यहाँ पे 24 घंटे का बैरियर है। अब जो यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरा प्रोविज़न न्यूली एडेड है, यानी ये हमारे सीआरपीसी में नहीं था। तो अब 2 क्या बात कर रहा है कि द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड, यानी जो मजिस्ट्रेट जिसको वो अक्यूज्ड पर्सन फॉरवर्ड किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी जिसके सामने उस अक्यूज्ड को प्रस्तुत किया गया है, irrespective of whether he has or not jurisdiction, मतलब jurisdiction की यहाँ कोई बात ही नहीं है, to try in the case after taking into consideration release on bail or his bail has been cancelled। मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन लेंगे जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, चाहे वो जो पर्सन है वो बेल पर रिलीज हो, चाहे उनका जो बेल हो वो कैंसिल हो गया हो। ठीक है, मतलब कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी, यानी जो एक्यूज का जो डिटेंशन होगा वो कस्टडी में मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल
or in parts at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days and 90 days। तो यहाँ पे अगर आपको ये पूरा बड़ा घुमावदार लग रहा है तो सीधी सी बात कि इसको पढ़ने से पहले अगर हम 3 सबसेक्शन पढ़ ले तो आई होप कि ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि 50 डेज़ का पहले पुलिस कस्टडी होता था, है ना। पुलिस कस्टडी 15 दिन की दी जाती थी, ऐसा हमको पता है हमेशा से। उसके बाद यहाँ पे एक 90 दिन का बैरियर था और एक 60 डेज़, यानी अगर यहाँ पे अगर कोई जो अक्यूज्ड पर्सन है, अगर उसने कोई ऐसा कांड किया है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट डेथ होता है, आजीवन कारावास होता है या फिर 10 साल से ऊपर होता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक का जेल दिया जा सकता है, ठीक है। 90 दिन तक उनको कस्टडी में रखा जाता है। अगर 90 दिन से वो 91st डे पे गए तो उनको डिफ़ॉल्ट बेल यानी उनको ज़बरदस्ती बेल पे छोड़ा जाता है। एक तरफ से अगर हम ये कहें, यानी एक जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर होता है वो पुलिस ऑफिसर अगर 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके अगर ये रिपोर्ट सबमिट कर देती है तब ठीक, नहीं तो 91st डे जो है वो बेल मिल जाती है हमारे अक्यूज साहब को। अब सेकंड है यहाँ पे 60 डेज़। अब यहाँ पे मतलब जो 10 साल से कम के जो ऑफेंस होते हैं उनके लिए यहाँ पे 60 दिन का बैरियर दिया हुआ है कि अगर 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो 61वें दिन यहाँ पे जो अक्यूज होता है उसको डिफ़ॉल्ट बेल दे दी जाती है, यानी उनको बेल पे रिहा कर दिया जाता है। तो ये हम पहले 90 डेज़ और 60 डे पढ़ते थे, जिसमें से हमको ये पता है कि जो स्टार्टिंग इनिशियल के जो 15 डेज़ होते थे वो हमेशा पुलिस कस्टडी में दिया जाता था। उसके बाद 15 दिन के बाद वो हमेशा जुडिशियल कस्टडी में मतलब हो जाते थे, मतलब उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता था, ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नया जो प्रोविज़न जोड़ा गया है, इसका कहने का मतलब ये है कि इनिशियल 40 डेज़ यानी जो 90 दिन का जो स्टार्टिंग के 40 डेज़ हैं उसमें से हम कोई सा भी 15 दिन एज एन पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। ये चीज़ हमको सब सेक्शन 2 समझाने की कोशिश कर रहा है। और 60 डेज़ के बैरियर में सॉरी यहाँ पे 40 डेज़ नहीं होगा, यहाँ पे 60 डेज़ होगा, ठीक है। हाँ, इनिशियल 60 डेज़ 90 डेज़ के बैरियर में इनिशियल 60 डेज़ में हम कोई सा भी 15 दिन चूज़ कर लें और वो 15 दिन हम एज एन पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। और जो 60 दिन का बैरियर होगा यानी जिसमें 10 साल से कम की जो सज़ा होगी उसमें इनिशियल 40 डेज़ में हम कोई सा भी 15 दिन उठा लें और उसे एज एन पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हमको सब सेक्शन नंबर 2 बोला गया है, यानी यहाँ पे पहले हमको 90 और 60 याद रखना पड़ता था, लेकिन अब हमें 15 दिन जो यहाँ पे पुलिस कस्टडी दी जा रही है वो इनिशियल 40 डेज़ और 60 डेज़, यानी 40 डेज़ यहाँ पे जब 60 दिन का यहाँ पे होगा ड्यूरेशन तब दिया जाएगा, और जो 60 डेज़ है वो जब 90 डेज़ का जो डे होगा तब दिया जाएगा, ठीक है, पुलिस कस्टडी। तो ये हो गया हमारा सब सेक्शन नंबर 2। तो सेम वही चीज़ कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट इन 90 एंड 60 डेज द पर्सन रिलीज ऑन द बेल, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं एज एन मैटर ऑफ राइट, ठीक है। मतलब उसका राइट हो जाता है कि अगर उनको 90 दिन और 60 दिन अगर उनको जेल में रख लिया गया है तो उनको 91st डे और 61st डे उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इसमें एक बैरियर लगा दिया गया है 40 दिन का और 60 दिन का कि जो 90 डेज़ का जो होगा बैरियर उसमें 60 दिन के अंदर किसी भी 15 दिन को हम पुलिस कस्टडी मान सकते हैं, और जो 60 दिन का बैरियर होगा उसमें 40 दिन इनिशियल जो 40 दिन होंगे उनमें 15 दिन कोई सा भी हम पुलिस कस्टडी मान सकते हैं। ये हो गया 187। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर आते हैं सब सेक्शन नंबर 4। इसमें क्या है कि नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस अनलेस द अक्यूज्ड प्रोड्यूस बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे वही है कि मजिस्ट्रेट जो है वो मतलब फर्स्ट टाइम इन पर्सन अपीयरेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो भी अक्यूज होते हैं उनको अगर वो फर्स्ट टाइम अगर उनको कस्टडी दी जा रही है तो उनको इन पर्सन यहाँ पे प्रस्तुत होना पड़ता है, क्योंकि भाई देखना भी तो रहता है कि जो अक्यूज है उनको पता लग रहा है 3rd डिग्री दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है,
इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि भाई उनको सही सलामत मजिस्ट्रेट जब देख लेते हैं कि हाँ इनका नाक कान सब ठीक है तब उनको ले जाओ, नहीं तो फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पे 3rd डिग्री भी दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को बचाने उचाने के लिए ये सबसेक्शन यहाँ पे लाया गया है। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि नो मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन द बिहाफ सेरेथ्राइज डिटेंशन। तो यहाँ पे कस्टडी देने के लिए जो है वो JMFC ही है। JMFC यहाँ पे एम्पावर्ड नहीं है, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास है वो यहाँ पे एम्पावर्ड नहीं है किसी भी पर्सन को कस्टडी देने के लिए। यानी पुलिस कस्टडी अगर हमको लेनी है तो हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास के पास ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दिया गया है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर दैट द जो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 3 द एक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। ये है एक्सप्लेनेशन 2। हिज सिग्नेचर वगैरह है। ओके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर की बात की जा रही है कि मतलब जो भी प्रोटेक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर अथॉराइजिंग डिटेंशन और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड द मजिस्ट्रेट। मतलब जो भी उनका डिटेंशन होगा, जो उनका प्रोटेक्शन है वो वहाँ पे प्रूव किया जाएगा बाय द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइजो बताया जा रहा है कि इन द केस ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ द एज, यानी जो भी वुमेन होंगी जो कि 18 साल से जिनकी कम एज है उनको डिटेन किया जाएगा। कहाँ पे, या तो रिमांड होम में या तो रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में उनको मतलब फॉर द रिमांड भेजा जाएगा। उनको डिटेन वहीं किया जाएगा। जो कि 18 साल से कम महिलाएं होती हैं उनको एक तरफ से बोला गया है कि जेल नहीं भेजा जाएगा, बस ये बोलने का मतलब है यहाँ पे। अब प्रोवाइजो यहाँ पे न्यू क्या ऐड है कि नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज इन द पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी और अ प्लेस डिक्लेयर्ड। तो वही चीज़ कि जो भी पर्सन यहाँ पे डिटेन किए जा रहे हैं वो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो पुलिस स्टेशन में ही डिटेन रहे। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस स्टेशन में रहें, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो वो प्रिजन में रहें, यानी जेल में रहें। और वो जेल में रहें जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। मतलब ऐसे ही कहीं पे भी उनको नहीं रखना है। जिसको प्रॉपर जेल और जिसको प्रॉपर पुलिस स्टेशन बताया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको वहीं डिटेन करना है। तो ये न्यू प्रोवाइजो है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके ये हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला था जो कि हम CRPC में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक 7 दिन का वो दिया हुआ है कि जैसे हमारा अगर मान लो कोई भी एट द टाइम, मतलब इतना बड़ा अगर इसमें छोटा अगर देखा जाए तो एट द टाइम जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं प्रस्तुत रहते हैं, ठीक है, मान लो कोई काम हो गया जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है एट द टाइम वहाँ पे किसी भी पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो 7 दिन मतलब 7 दिन की कस्टडी दे सकते हैं। पुलिस कस्टडी वो 7 दिन की दे सकते हैं और 7 दिन के अंदर उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 6। उसके फिर वही है प्रोवाइजो कि जो 7 दिन का है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जितना उनको कस्टडी दिए थे, अगर 7 दिन एक्सपायर हो गया तो उनको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, विद द कॉपी ऑफ इंट्रीज। फिर जो भी 7 में है कि जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी किया गया है, जो भी कस्टडी उनको दी गई है उसको रीज़न देना पड़ेगा। मतलब उनको बढ़िया रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया और इसका यही रीज़न था। अब सबसेक्शन 8 यहाँ पे क्या बोलता है कि एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू द CGM। यानी जो भी मजिस्ट्रेट होंगे जो कि कस्टडी ये दे रहे हैं, ऐसे जो कि CGM नहीं है तो वो जो भी कस्टडी का जितना भी रिकॉर्ड वगैरह होगा, जितना भी स्टेटमेंट होगा, जितना भी मतलब जो भी वो कॉपी जो भी वो अपने ऑर्डर में किए होंगे उसकी एक कॉपी CGM को सेंड करेंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि सीजेएम इज़ अ मॉनिटर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, हम आगे ही पढ़ चुके हैं। अब सबसेक्शन नंबर 9 यहाँ पे क्या बात करता है कि इफ़ एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ समन केस एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंक्लूडेड विद इन द 6 month। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, जो कि एक समन केस है, समन केस का मतलब छोटा मोटा केस है, ठीक है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ है 6 महीने के अंदर, मतलब उसका पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाना चाहिए, लेकिन अब 6 महीने के अंदर अंदर उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में और मतलब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं है और जो एक्यूज्ड है वो अरेस्टेड भी है, मतलब उसको बेचारे को डिटेन भी करके रखा गया है और 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन का कोई भी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिली है मजिस्ट्रेट को। तो ऐसी कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट है वो एक ऑर्डर देंगे कि भाई अब बस करो, स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी अब बस करिए पुलिस ऑफिसर, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन अब बस करिए और जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको फटाफट से रिलीज करिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉरी। तो हाँ ठीक है, तो फिर वही चीज़ कि मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसको स्टॉप किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो भी मतलब उनको अननेसेसरी ना रखा जाए, है ना, क्योंकि 6 month काफ़ी होते हैं किसी भी समन केस के लिए। तो अब यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी ऑर्डर यहाँ पे सब सेक्शन 9 में स्टॉप किया जा रहा है कि अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेशन जज के पास जाइए और सेशन जज डायरेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 183 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। कीवर्ड्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्री में इससे छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 188 जो बात करता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन एनी सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज़ मेड एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सब ऑर्डिनेट होंगे किसी भी इंचार्ज के और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी रिजल्ट निकलता है हमारा इन्वेस्टिगेशन का उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सेंड करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ से उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अपने अपर रैंक की जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनके सामने। ये हो गया हमारा 188। अब 189 बात करता है कि रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। तो ये भी हम 169 बात करते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में एक क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है, कि मतलब जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई भी सफिशिएंट एविडेंस हमको नहीं मिला है और ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिला है जो कि जस्टिफाई कर सके कि हाँ भाई ये पर्सन एक अक्यूज्ड है, इसने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो उस पर्सन को रिलीज़ कर देता है एंड एग्जीक्यूटिंग द बेंड ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड में उनको रिलीज़ कर देते हैं और यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है। अब 190 यहाँ पे बात करता है केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे भाई क्लोजर रिपोर्ट लग गया और यहाँ पे चार्जशीट लग गया, चार्जशीट जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते ही हैं। तो चार्जशीट कब लगता है? जब पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में मिलता है कि हाँ भाई यहाँ तो सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड में मिल रहा है कि ये जो पर्सन है इसी ने कांड किया है, तो वो क्या करता है कि जो भी रिपोर्ट उसको मिलती है वो सारे सेंड करता है किसको? हमारे मजिस्ट्रेट साहब को, जो कि एम्पावर्ड होते हैं टू टेक कॉग्निजेंस। मतलब जो कि 210 सेक्शन में जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो जो कि एम्पावर होते हैं किसी भी केस के लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, उनको ये चीज़ें सेंड की जाती हैं एज एन चार्जशीट, ठीक है, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम चालान कहते हैं या चार्जशीट कहते हैं। वो सारी चीज़ें हम मजिस्ट्रेट को भेजते हैं और फिर मजिस्ट्रेट उस पर क्या कहते हैं कॉग्निजेंस लेके आगे का ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब 191। आई होप अब आज यहीं तक, एंड आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आई हो।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और आई सजेस्ट यू कि आप मेरे चैनल पे जाइए और जितने भी क्लासेस हो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। और किसी भी सजेशन के लिए या किसी भी हेल्प के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा मतलब ओपन ही है। और बी प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।